हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी जो कि स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने का ट्राई कर रही है। कंपनी का जो मेन काम है वो गैसेस बनाने का। जैसे हम लोग रेफ्रिजरेटर होता है, एसी होता है, तो ये जो ठंडा करने वाली जो गैसेज होती हैं जो कि कंडेंसर में लगती हैं, जो कि एसी ये फ्रिज वगैरह के अंदर में काम आती हैं, तो वो गैस बनाने का काम करती है। इसी के अलावा ठंडा गर्म करने वाले जो मशीन्स के अंदर में गैसेज डलती हैं या फिर दूसरी जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर में जो गैसेज लगती हैं वो गैसेस बनाने का काम ये करती है। इंडिया के बाहर दोनों में ही ये कंपनी काम करती है, अपनी गैस को जो है सप्लाई करती है आज के दिन। और मेनली जो है रेफ्रिजरेशन गैस के अंदर में इसका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू बना हुआ है। कंपनी का जो नाम है दैट इज़ स्टेलिन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड। अब यहाँ पे कंपनी का जो आईपीओ है 16 से 20 नवंबर की जनवरी के बीच में खुलने वाला है। एनटी का कट ऑफ प्राइस सेट किया है और लगभग 199 करोड़ रुपीज़ उठाना चाह रही है, जिसमें से 160 करोड़ ही कंपनी के पास में जाने वाले हैं। बाकी 39 करोड़ वर्थ ऑफ शेयर्स कंपनी का जो प्रमोटर है वो यहाँ पर खुद की जेब में डालने वाला है। तो यहाँ पे ठीक ठाक शेयर होल्डिंग जो कंपनी का पैसा है, जो आईपीओ के थ्रू जो पैसा है वो कंपनी के पास में ही जाने वाला है। कंपनी ने खुद की वैल्यू जो लगाई है दैट इज़ अराउंड 713 करोड़ रुपए। अब इस वीडियो के थ्रू हम थोड़ा सा इन डेप्थ जाने वाले हैं कंपनी के एनालिसिस के अंदर में, और बाद में कंपैरिजन करते हुए जो वीडियो है उसमें फाइनल रिव्यू देते हुए एंड करने की कोशिश करेंगे वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं प्रमोटर्स का। यहाँ पे 94% स्टेक था आईपीओ से पहले, और आईपीओ के बाद में 67% रह जाने वाला है। दैट्स ग्रेट, राइट। अब यहाँ पर कंपनी पैसे क्यों उठा रही है, उसके पीछे मेन रीज़न क्या बताए हैं, क्या चल रहा है, चलो उस खेल को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे बोल रही है कि 95 करोड़ रुपीज़ जो है कंपनी बोल रही है कि हमें कैश की ज़रूरत है, वहाँ पर हम खर्च करने वाले हैं। वर्किंग कैपिटल जो कि हमारा कंपनी का जो काम बढ़ रहा है, चल रहा है, किसी को पेमेंट करना है, माल और लेके आना है, उसमें खर्च करने वाले वर्किंग कैपिटल, राइट। दूसरा 29 करोड़ रुपीज़ कंपनी बोल रही है कि हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाले हैं अपने सेमीकंडक्टर और स्पेशलिटी गैस डीबल्किंग वाली जो फैसिलिटी है खारपुर महाराष्ट्र में, उसके अंदर में मतलब हम लोग अपना मशीनरी बढ़ाने वाले हैं, अपने आप को बढ़ा रहे हैं, फैक्ट्री को बढ़ाने का काम करने वाले हैं। बाकी 21 करोड़ रुपए हम लोग जो है वो ये जो मामबोटा क्या है मामबाटू मध्य आंध्र प्रदेश जो फैक्ट्री वहाँ पर लगाने वाले हैं। सो बेसिक रीजन इन्होंने बताए हैं। अब चलो नेक्स्ट अगर पढ़ने की कोशिश करते हैं और इन डेप्थ जाने की कोशिश करते हैं कंपनी के अंदर में। तो यहाँ पे कंपनी को 94% शेयर होल्डिंग सिर्फ एक ही इंसान के पास में थी, शाहजाद शेरियार रुस्तोम जी। अब इनके पास में ही कंपनी का आफ्टर दी आईपीओ भी स्टॉक इन जो स्टेक है, मतलब कंट्रोलिंग जो है वो इन्हीं के हाथ में रह जाने वाली है। दैट्स वेरी गुड। अब देख लेते हैं कंपनी के ऊपर में कोई केसेस। तो यहाँ पे टैक्स से रिलेटेड जरूर कंपनी के खिलाफ 2 केसेस नज़र आ रहे हैं, बाकी मेटेरियल सिविल लिटिगेशन भी 2 हैं। बाकी ऐसा कुछ खास और केसेस वगैरह नहीं है जो कि कंसर्निंग हो यहाँ पर। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी की हिस्ट्री किस हिसाब से है, तो उसके लिए हमें चलना पड़ेगा हिस्ट्री के अंदर में। तो 1992 के अंदर में इसकी स्टार्ट हो गया था। उसके बाद में जो ऑपरेशन है नॉर्थ इंडिया के अंदर में इन्होंने स्टार्ट किया था 2002 के अंदर में। सो मेनली कंपनी की जो शुरुआत है वो यहाँ पर हो गई थी। बाद में 2002 के अंदर में इन्होंने जो आईपीओ लेकर आ रहे इस कंपनी की शुरुआत की थी। तो यहाँ पर अगर हम लोग हिस्ट्री के अंदर में चेक करते हैं तो यहाँ पर यही देखने को मिल रहा है कि 2002 में शुरुआत हुई थी, बट एक्चुअली बिजनेस शुरू हो गया था 1992 के अंदर में। फिर उन्होंने अलग अलग माइलस्टोन्स टच किए हैं, अलग अलग जो अपनी गैसेज जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको अलग अलग प्लांट में जो है ट्रांसफ़र काम करने का शुरुआत किया था, जिसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये शाहजाद शेरियार रुस्तोम जी के बारे में थोड़ी सी बेसिक डिटेल आप लोग पढ़ पाएंगे। ठीक ठाक एक्सपीरियंस है, 53 ईयर्स की एज है। सो ही इज़ एक्सपीरियंस्ड एंड ए लॉट ऑफ वर्क टू डू इन द फ्यूचर एज वेल। नेक्स्ट अगर कंपनी का हम लोग ये डेटा को चेक करते हैं, 1 सेकेंड लेट मी शो यू दिस। ये जो रुस्तोम जी हैं उनके बारे में और डिटेल बेसिक के बारे में आप पढ़ पाएंगे। और यहाँ पर 42 लाख रुपीज़ पर मंथ ये सैलरी उठाते हैं कंपनी से, राइट। अब कंपनी के पास में प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो ये पर्टिकुलरली 2 जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये ओन्ड हैं, बाकी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो भी हैं वो सारी लीज़ पर हैं, वो भी अच्छे खासे पैसों के ऊपर में, लीज़ के ऊपर में है। कंपनी जो लोगो यूज़ करती है दैट इज़ रजिस्टर्ड बट इन द नेम ऑफ द प्रमोटर, नॉट इन द नेम ऑफ द कंपनी। ध्यान रखना, प्रमोटर के नाम पे कंपनी का नाम रजिस्टर्ड है। सो मालिकाना हक मालिक के पास है, कंपनी के पास में नहीं। और तुम पैसा जो लगाओगे वो कंपनी में लगाओगे, मालिक में नहीं लगा रहे हो। नेक्स्ट कंपनी के पास में नंबर ऑफ कस्टमर्स एज पर जो रिसेंट डेटा है उसके अंतर्गत 120 कस्टमर्स को कंपनी ने कैटर किया है पिछले 6 महीनों के अंदर में। बाकी 2024 में 171 कस्टमर्स को कैटर किया था। तो यहाँ पर बेस जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। दैट्स वेरी गुड। एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं तो 20 एम्प्लॉयज़ ही आज के दिन कंपनी में काम कर रहे हैं।
बाकी इसके अलावा स्किल्ड सेमी स्किल्ड जो और भी एम्प्लॉयज़ यहाँ पर काम कर रहे हैं लगभग 20 के आसपास। और फैक्ट्री वाइज अलग से कंपनी में काम कर रहे हैं और इसके अलावा यहाँ पर और फुल टाइम के साथ वर्कर्स को अगर हटा देते हैं, वर्कर्स के अलावा 20 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि जो कंपनी की प्रेजेंस है, जो माल बिक रहा है वो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में बिक रहा है, उसके बाद में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। जो लेटेस्ट डेटा है उसके अकॉर्डिंग इन जगहों पे ज़्यादा कंपनी का माल बिक रहा है। और आज के दिन जो कंपनी जो गैस बना रही है, जो सबसे ज़्यादा बिक रही हैं वो रेफ्रिजरेंट गैसेज हैं। उनके अंदर में जो नाम आता है वो मेनली जो रेफ्रिजरेंट गैसेज हैं उनमें से हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरो, अब ये जो आप नाम पढ़ पाएंगे, ये नाम बड़े डिफ़िकल्ट हैं, हाइड्रोफ्लोरोलेफिन्स, HFO। ओके, नेक्स्ट अब ये कुछ नॉन रेफ्रिजरेंट गैसेस हैं जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और मेनली जो कंपनी का सेल आता है ना वो रेफ्रिजरेंट गैसेस से आता है, तो हम वहीं पर फोकस कर रहे हैं। और जो बाकी जो अदर प्रोडक्ट्स हैं वहाँ से कंपनी का मेन रेवेन्यू नहीं आ रहा है, ज़्यादा रेवेन्यू नहीं आ रहा है, तो हम वहाँ पे फोकस कम ही कर रहे हैं। सो यहाँ पर 122 करोड़ की सेल जो है रेफ्रिजरेंट गैसेस की सेल से ही आई है। नेक्स्ट ये आप लोग फैक्ट्री का फोटो यहाँ पर देख पाएंगे, फैक्ट्री की फोटो आपके सामने है और ये प्रोडक्शन कैपेसिटी। मैं एक नज़र और आप पे लेके जाना चाहूँगा, वो यहाँ पर एक कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी कुछ खास नहीं है। आज के दिन कंपनी के पास में अच्छी खासी प्रोडक्शन कैपेसिटी पड़ी हुई है, यूटिलाइज नहीं हो रही है, खास यूटिलाइज नहीं हो रही है आज के दिन। दैट मीन्स कि कंपनी को भी रिसेंट के अंदर में कैपिटल एक्सपेंडिचर करने की ज़रूरत है नहीं, गैस वाली चीज़ के अंदर में नहीं है। बाकी जो दूसरे सेक्टर्स हैं वहाँ पर जरूर कर सकते हैं। इसलिए कंपनी ने बोला कि हम लोग सेमीकंडक्टर वाला जो सेक्टर है वहाँ पर प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। सो ओवरऑल अब अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान देते हैं तो अभी तक जो समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि कंपनी के पास में प्रोडक्शन जिस सेक्टर में काम कर रही है उसमें कंपनी के पास में अच्छी खासी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, बट अभी तक यूटिलाइज नहीं हो रही है और वहाँ पर भी कुछ खास इंक्रीज भी देखने को नहीं मिल रहा है। और अब थोड़ा सा देख लेते हैं कंपनी के बारे में और डिटेल, दैट इज़ रेवेन्यू मॉडल, बैलेंस शीट, उसके बाद में फाइनल रिव्यू के ऊपर बात करेंगे कंपैरिजन करके, राइट। तो यहाँ पे कंपनी में टोटल पैसा आज के दिन लगा हुआ है, दैट इज़ अराउंड कितना 235 करोड़ रुपया, जिसमें से जो इन्वेस्टर्स का पैसा है वो है 134 करोड़ रुपया, बाकी 100 करोड़ रुपये उधारी के लगे हुए हैं और वो उधारी यहाँ पे लिखी हुई है, दैट इज़ इसी साल चुकाने हैं 81 करोड़ रुपया। इसीलिए कंपनी बोल रही है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, क्योंकि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए कंपनी ने ऑलरेडी लोन ले रखा तो वो भी तो चुकाना पड़ेगा। उसी के लिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए कंपनी ने सबसे ज़्यादा पैसा अलॉट किया है IPO में यूज़ करने के लिए। दूसरा हम लोग बाकी बैलेंस शीट इज़ जस्ट नॉर्मल, यहाँ पर कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है, बट यहाँ पर एक चीज़ और थोड़ा कंसर्निंग है, दैट इज़ ट्रेड रिसीवेबल्स। कंपनी के सिग्निफिकेंटली ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ते ही जा रहे हैं, दैट्स काइंड ऑफ नेगेटिव, बिकॉज यहाँ पर अगर हम लोग रेवेन्यू को चेक करते हैं तो रेवेन्यू में यहाँ पे कुछ खास इंक्रीज देखने को नहीं मिल रहा है, बट ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ते ही जा रहे हैं। दैट मीन्स कि कंपनी अपने प्रोडक्ट को पुश करने की कोशिश कर रही है अपनी पास्ट ईयर की जो सेल रिक्वायरमेंट है उसको उस तक भी पहुँचने के लिए, बट यहाँ पर डिमांड बन नहीं रही है। दैट मीन्स कंपनी में कुछ ना कुछ सेल नहीं हो पा रहा है माल, राइट। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी दिक्कत नज़र आ रही है। कोई रेवेन्यू स्ट्रक्चर को हमने देखा कि कुछ खास इंक्रीज यहाँ पर नहीं हो रहा है। अभी पिछले 6 महीनों में जरूर 140 CR का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है, दैट्स ग्रेट। और अगर इसको हम डबल करते हैं तो 280 CR तक पहुँच सकता है। नेट प्रॉफिट की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट्स रीस्टेटेड। अब यहाँ पे एक चीज़ और नज़र आएगी, दैट इज़ कि कंपनी ने इन्वेंट्री चेंजेस को प्रॉफिट में इंक्लूड करने की कोशिश की, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट्स यहाँ पर बढ़ गए हैं। बाकी बेसिकली पुराने ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से दिस नेट प्रॉफिट जो है वो मैच नहीं कर रहा है, तो इन्वेंट्री की वजह से थोड़ा सा मुझे यहाँ पे लग रहा है कि गड़बड़ देखने को मिल रहा है। सो नेट प्रॉफिट वाला दिक्कत यहाँ पर नज़र आ रहा है, बट स्टिल अगर हम लोग देखते हैं तो कंपनी इस पिछले सालों के मुकाबले अगर जिस हिसाब से रेवेन्यू बढ़ रहा है, बिकॉज यहाँ पर अगर हम लोग चेक करेंगे तो 233 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने जनरेट किया था, जिसमें से 14 करोड़ का इन्होंने नेट प्रॉफिट निकाला है। तो लगभग कितना हो गया 6-7% के आसपास का नेट प्रॉफिट निकल के आता है, राइट। तो इसी हिसाब से अगर यहाँ पर भी अगर हम लोग देख लेते हैं तो 280 का कर लेगा, तो उस हिसाब से लगभग 16-17-20 करोड़ तक का नेट प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर लेगी।
पास्ट रिकॉर्ड के हिसाब से, बिकॉज हम ये जो डेटा दिखाया इसके बेसिस पे काम नहीं कर रहे हैं हम लोग, पुराने रिकॉर्ड के हिसाब से कितना कर लेगी, चलो उसी के हिसाब से हम पी रेशियो निकालने की कोशिश करेंगे। बिकॉज अपनी तरफ पे से तो लॉजिकल भी आंसर निकालें तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि हम लोग कोई बड़ी कंपनी वाले थोड़े हैं कि कुछ भी डेटा उठा के प्रोजेक्शन दिखा दो और हाँ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, बाद में स्टॉक प्राइस नीचे जाते रुकता ही नहीं है। तो यहाँ पर लॉजिकल अगर बात करते हैं तो 20 करोड़ के आसपास तो कमा ही लेना चाहिए। उसी हिसाब से पी रेशियो अगर निकालने की कोशिश करते हैं तो 713 करोड़ की वैल्यू लगाई है। 20 करोड़ 20 का हिसाब से अगर देखते हैं तो यहाँ पर 71 35 का पी रेशियो निकल के आता है। 35 के पी रेशियो अगर हम लोग कंपेरिजन करके देखते हैं, जो कि नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल 83 का पी रेशियो है, 65 का है, एंड गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स 98 का है। सो कमाई जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है उनके मुकाबले अच्छी कर रही है। दूसरा पीबी रेशियो की एक बार बात कर लेते हैं नेटवर्थ के हिसाब से, तो यहाँ पे 134 करोड़ की नेटवर्थ इन्होंने लगाई है और साथ में ही 160 करोड़ रुपीज़ और उठा रही है। सो ये लगभग हो गया कितना, 300 करोड़। 300 करोड़ के हिसाब से हो गया 2.3 के आसपास का ले लेते हैं पीबी रेशियो, थोड़ा हायर साइड में ले लेते हैं। उसको भी कंपेरिजन करके देखते हैं तो 7, 6.2, 6.5। सो पीबी रेशियो के हिसाब से भी कंपनी को वैल्यू ठीक लगाई है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए कंपैरिजन के हिसाब से तो कंपनी की वैल्यू सस्ते में मिल रही है कंपेयरिंग दी ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज। और ध्यान रखना इन कंपनियों का नाम कंपनी ने खुद ही अपनी आरएचपी में दिया है, वी हैव नोट, हमने अलग से जाके नहीं देखा है इनको, राइट। और बाकी अगर हम लोग दूसरी कंपनियों के साथ में भी चेक करते हैं तो इंडस्ट्री का पी भी 32 के आसपास में, दैट मीन्स की आई थिंक दिस इज ए सही प्राइस के ऊपर में, मतलब ठीक ठाक प्राइस के ऊपर में, अच्छी प्राइस के ऊपर में आईपीओ लेके आ रहे हैं। बट यहाँ पे फ्यू पॉइंट्स जैसे कि हमने एनालिसिस के अंदर में निकाला, वो फ्यू पॉइंट्स हमें कंसीडर करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि वो फ्यू पॉइंट्स क्या है कि इनके जो मालिक हैं, कंपनी के जो मेन प्रमोटर हैं वो डेढ़शाने हैं। उन्होंने जो कंपनी का नाम है, लोगो है, वो अपने नाम पर रजिस्टर करा रखा है, कंपनी के नाम पर नहीं करा रखा, ना ट्रांसफ़र कर रखा है। दूसरी चीज़, वो इसी चीज़ का उम्र भर फ़ायदा उठाना चाहते हैं। दूसरी चीज़, जो कंपनी के पास में अच्छी खासी प्रोडक्शन कैपेसिटी पड़ी हुई है, बट स्टिल दे डोंट नीड दी एक्सपेंशन। तीसरी चीज़, कंपनी ने अपने सेमीकंडक्टर बिजनेस का उसको काम में नाम ले रखा है हर जगह, बट दे आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि रेवेन्यू जो है वहाँ से अभी तक कुछ भी नहीं आ रहा है, सिर्फ गैसेज से ही ज़्यादा आ रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही हैं। दूसरा, नेक्स्ट अगर देखते हैं तो कंपनी का थोड़ा सा पीएनएल स्टेटमेंट है, वहाँ पर भी कुछ गड़बड़ नज़र आती है। सो ये नेगेटिव पॉइंट्स कंसीडर कर सकते हैं हम लोग। बाकी इसके अलावा जो वैल्यू लगाई गई है फाइनली, वो थोड़ी सी नेगेटिव, मतलब अच्छी चीज़ है कंपेरेटिवली देखा जाए तो। सो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी कुछ सवाल हैं, उनके जवाब ना मिलें तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन, मतलब दूर रहना पसंद है, करेंगे हम लोग। बाकी शॉर्ट टर्म के हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ में उछाल ले सकता है। तो हमें दो चीज़ों पर डिपेंड करना पड़ेगा, एक तो हवा किस तरह बनाई जा रही है ताकि हम लोग लिस्टिंग गेन के लिए प्रॉफिट कर पाएंगे कि नहीं। तो हवा ठीक ठाक अच्छी बनाई जाए, बिकॉज इस मार्केट में, गिरते मार्केट में इतनी हवा भी काफ़ी है। दूसरी, शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर जो आईपीओ स्ट्रेटेजी एक बनी हुई है उसके हिसाब से हम लोग चल सकते हैं, ताकि एक प्रॉपर स्टॉप लॉस लेके चलें। सो आई एम होपफुल कि शॉर्ट टर्म में ऊपर जा सकता है, बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से थोड़ा बच के चलना पड़ेगा। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। फाइनली सी यू टुमारो।